हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपने सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लासेस। तो आज उसका अगला भाग है, प्रैक्टिस क्लासेस जो चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें हैं। आपको बताना है जो नीचे विधि दी गई हैं इनमें से किस विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें हैं। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि, दूसरा है विश्लेषण विधि, तीसरा है सूत्र विधि, चौथा है संसर्ग विधि। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे और जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को सभी के पास में भेज देंगे। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर नंबर 1, क्या होगा, पाठ्य पुस्तक विधि। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, पाठ्य पुस्तक विधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए विद्यार्थियों को कुछ समूहों में बांटकर उनसे एक खेल करवाती है। सालिनी क्या करवा रही है, पर्यायवाची शब्दों को विद्यार्थियों को समझाने के लिए उसने समूह बनाया और उनको अलग अलग बांट दिया, फिर एक खेल खिलवा रही है। शालिनी का यह कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है। आपको बताना है जो ये कार्य कर रही है शालिनी, बच्चों का समूह बनाकर उनको अलग अलग करने के बाद में पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए, तो यह कार्य इसका किस विधि में आता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खेल विधि हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, खेल विधि। आगे देखते हैं। आगे है, स्वाति कहानी, निबंध या नाटक पढ़ाते समय छात्रों को व्याकरण की जानकारी देती है। क्या कह रहा है कि स्वाति कहानी, निबंध या नाटक पढ़ाते समय छात्रों को व्याकरण की जानकारी दे रही है। यह भाषा शिक्षण का कौन सा पक्ष है। पहला ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि, दूसरा है सूत्र विधि, तीसरा है सह संबंध विधि, चौथा है खेल विधि। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर कर देंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, सह संबंध विधि। क्या हो जाएगा, सह संबंध विधि। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक है या फिर संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। तीसरा है अन्य भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है या फिर बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। तो बताइए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है एक से अधिक भाषा का प्रयोग आपको आना। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने की प्रक्रिया। पहला ऑप्शन है केवल शिक्षार्थी केंद्रित होती है, दूसरा है शिक्षक केंद्रित होती है, तीसरा है शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु के वैविध्य पर केंद्रित होती है, चौथा है शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के वैविध्य पर केंद्रित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कर दीजिए एक बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, केवल विद्यार्थी केंद्रित ही, चाहे कोई भी शिक्षा हो, चाहे मैथ में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे हिंदी में हो, हर एक शिक्षा जो उच्च हो या फिर प्रारंभिक विद्यालय हो या फिर उच्च विद्यालय हो, सब में केवल विद्यार्थी केंद्रित ही शिक्षा सिखाई जाएगी। आगे चलते हैं। बच्चों का भाषीय विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। आपको बताना है बच्चों का भाषीय विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है। पहला है पाठ्यपुस्तक पर, दूसरा है समृद्ध भाषा परिवेश पर, तीसरा है आकलन की औपचारिकता पर, चौथा है संचार माध्यमों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, समृद्ध भाषा प्रवेश पर बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय है। आपको बताना है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है। पहला है भाषा प्रयोग पर बल देना, दूसरा है भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, तीसरा है भाषा में कार्यों की सूची बनाना, चौथा है भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर करेंगे एक बार सभी लोग। क्या हो जाएगा, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए आपको सीटेट की काफ़ी सारी क्लासें हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।
तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग पर बल देना। क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग पर बल देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। आपको ये बताना है कि अगर आपके पास हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र आया है तो आप उस प्रश्न पत्र में सबसे बेहतर किस प्रश्न को मानते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा की परिभाषा बताइए, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, तीसरा है बाबा भारती क्यों उदास थे, चौथा है अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो बताइए आप इनमें से किस प्रश्न को हिंदी भाषा में सबसे बेहतर मानते हैं। सभी को आंसर करना है इसका, सभी लोग बताएंगे एक बार इसका क्या आंसर आपको लग रहा है सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। यानी इसमें आप जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार से अपने अपने प्रश्नों को लिखेंगे और काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग को सोचने के लिए इधर उधर दौड़ाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। आगे भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। भाषा में आकलन करने के बाद का महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आकलन में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना चाहिए, दूसरा है आंकड़ों को सहेज कर रखना चाहिए, तीसरा है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना चाहिए, चौथा है आंकड़ों का पुनः परीक्षक करना चाहिए। तो बताइए भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कर देंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना चाहिए। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विधि के अंतर्गत छात्रों की रुचियों को जांचने का प्रयास किया जाता है। को बताना है कि जो नीचे विधियां दी गई हैं इनमें से किस विधि के अंतर्गत छात्रों में रुचियों को जांचने का विकास किया जाता है, मतलब प्रयास किया जाता है। किस विधि के अंतर्गत छात्रों में रुचियों को जांचने का प्रयास किया जाता है। पहला ऑप्शन है संचयी आलेख, क्या है, संचयी आलेख, दूसरा है जांच सूची, तीसरा है रेटिंग स्केल, चौथा है एनेक्डोटल आलेख। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। इनमें से किस विधि के अंतर्गत छात्रों की रुचियों को जांचने का प्रयास किया जाता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एनेक्डोटल आलेख। क्या हो जाएगा, एनेक्डोटल आलेख। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही हो जाएगा। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में पहला ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है, दूसरा है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, तीसरा है भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, चौथा है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में आपको क्या लग रहा है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। आपको बताना है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। फिर आगे क्या है, ऑप्शन है भाषा शिक्षण में बाधक है या फिर भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, तीसरा है बच्चों को लक्ष्य भाषा सिखाने के लिए हतोत्साहित करती है, चौथा है शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। तो बताइए कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता इनमें से क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। क्या हो सकती है, भाषा शिक्षण में संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का प्रयोग किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, किस साहित्यिक विधा को आप पढ़ाते समय स्वसर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे। आपको बताना है जीवनी, यात्रा वृतांत, आत्मकथा या फिर एकांकी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
आंसर कीजिए इसका। तो इसका हो जाएगा एकांकी। क्या हो जाएगा? एकांकी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चांदनी शर्मा हिंदी की अध्यापिका हैं। चांदनी शर्मा क्या है? हिंदी की अध्यापिका हैं। वे कभी कभी कुछ विषयों को समझाने के लिए डीवीडी का प्रयोग कर रही हैं। डीवीडी का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार है? आपको बताना है। जो चांदनी शर्मा हिंदी की अध्यापिका, वो कभी कभी बच्चों को कुछ विषयों को समझाने के लिए डीवीडी का प्रयोग करती हैं। तो आपको बताना है डीवीडी का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार है? पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री, तीसरा है श्रव्य सामग्री, चौथा है फिल्म। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर कर देंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? दृश्य श्रव्य सामग्री। डीवीडी में क्या होता है? दृश्य श्रव्य सामग्री। आगे चलते हैं। पाठ योजना में निर्धारण नहीं किया जाता है। पाठ योजना में किस चीज़ का निर्धारण नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है कितना पढ़ाना है, दूसरा है कब पढ़ाना है, तीसरा है पढ़ाए गए विषयों से छात्र को क्या लाभ होगा, चौथा है छात्र ने कितना सीखा। तो बताइए पाठ योजना में निर्धारण नहीं किया जाता है, इनमें से किस चीज़ का निर्धारण पाठ योजना के अंतर्गत नहीं किया जाता है? सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग लगातार बने रहिए और एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में क्लास को शेयर कर देंगे। हमारे साथी लोग, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को जोड़ लीजिए एक बार और वीडियो को सभी लोग लाइक करके जाएंगे। लाइक कर दीजिए जब तक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? छात्र ने कितना सीखा। यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि छात्र ने कितना सीख लिया है। आगे चलते हैं। इनमें से किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? आपको बताना है इनमें से किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है भाषा संसर्ग विधि, तीसरा है प्रासंगिक विधि, चौथा है पाठ्य पुस्तक विधि। तो बताइए इनमें से किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? प्रासंगिक विधि। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है किस विधि के अंतर्गत व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है? आपको बताना है इनमें से किस विधि के अंतर्गत व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। जितने साथी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। देखते हैं आगे। लेखन कौशल के विषयों में निम्न में से कौन सा कथन सही? आपको बताना है लेखन कौशल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है लिखते समय विषय अधिक महत्वपूर्ण होता है, वर्तनी नहीं। दूसरा है सिर रेखा का प्रयोग छात्र अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। चौथा है हिंदी में पूर्ण विराम के इस चिन्ह के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण विराम के स्थान पर कह रहा है कि क्या अंग्रेजी भाषा के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं? लेखन के लिए केवल मानक वर्गों का प्रयोग ही उचित है। तो बताइए लेखन कौशल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो बताइए क्या आप लिखते समय विषय अधिक महत्वपूर्ण होता है, वर्तनी नहीं होती हैं? सब कुछ महत्वपूर्ण होता है, वर्तनी तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है सिर रेखा का प्रयोग छात्र अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इच्छा अनुसार? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी में पूर्ण विराम के चिन्ह के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में लेखन के लिए केवल मानक वर्गों का ही प्रयोग उचित है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनामिका सदैव कुत्ता को कुकुर बोलती है। यदि आप अनामिका के शिक्षक होते तो इस स्थिति में क्या करते? आपको बताना है अनामिका सदैव कुत्ता को कुकुर बोलती है, तो यदि आप अनामिका के अध्यापक होते तो आप क्या करते? पहला ऑप्शन है अनामिका को कुत्ता बोलने के लिए कहते, दूसरा है उसे गलत बोलने पर डांटते, तीसरा है इस ओर विशेष ध्यान नहीं देते, चौथा है कक्षा में सभी बच्चों को बताते कि कुत्ता को कुकुर भी कहा जाता है। तो आप कब
आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर आपको ये बताना है। अनामिका को सदैव कुत्ता को कुकुर बोलती है जो अनामिका, यदि आप उसके टीचर होते तो आप क्या करते? आंसर दीजिए इसका सभी लोग। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कक्षा में सभी बच्चों को बताते हैं कि कुत्ता को कुकुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुकुर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ाई बच्चों को और बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो एक शिक्षक की दृष्टि से आप क्या करेंगे? आपको ये बताना है कि आप इनमें से क्या करेंगे। अगर बच्चे आपके सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है सभी छात्रों को सजा देंगे, दूसरा है पढ़ाना छोड़ देंगे, तीसरा है अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे। यही ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए इनमें से क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, दूसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कराना, या फिर परीक्षा का आयोजन करना, या फिर पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। तो बताइए भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। आगे चलते हैं। उच्च कक्षाओं में आगे है उच्च कक्षाओं में पहला है भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, दूसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तीसरा है साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षा का उद्देश्य है। तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सभी लोग आंसर कर देंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। क्या है? साहित्य जो है वो साधन है और भाषा क्या है? कौशल साध्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। आपको बताना है इनमें से सतत मूल्यांकन का निहितार्थ क्या हो जाएगा। पहला है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, दूसरा है हर महीने परीक्षाएं लेना, तीसरा है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, चौथा है बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तो बताइए सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर कर देंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। आगे चलते हैं। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण इनमें से आपको बताना है कि रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण कौन सा है। सभी लोग आंसर दीजिए एक बार इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय कराने के अवसर जुटाने चाहिए क्योंकि। पूछा जा रहा है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय कराने के अवसर जुटाने चाहिए क्योंकि इससे अधिक अंक मिलते हैं, दूसरा या सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है, तीसरा है ऐसा पाठ्यचर्या में लिखा है, चौथा है ऐसा भाषाविद कहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए आपको यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर कर दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? यह सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो साथियों आप लोगों ने अगर हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी है तो हिंदी पेडागोजी की क्लासें ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए सारी की सारी क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है लोकगीतों की भाषा को कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। क्यों दिया जाना चाहिए लोकगीतों की भाषा को कक्षा में स्थान? पहला ऑप्शन है इनसे बच्चे सांस्कृतिक
संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं या फिर केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। तो बताइए, लोकगीतों की भाषा को कक्षाओं में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए? सभी लोग इसका आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। जितने भाई बहन हमारे नए जुड़ रहे हैं साथी, वो सभी लोग अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए, सीटेट की तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सभी क्लासों की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है? को बताना है। पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है? पहला है भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचय, दूसरा है लोकगीतों का सौंदर्य बोध, तीसरा है गेयता, चौथा है भाषा के विविध रंग या रूप। कौन सा कारण नहीं है आपको बताना है। कौन सा अनिवार्य कारण नहीं हो जाएगा पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? लोकगीतों का सौंदर्य बोध, इसका अनिवार्य कारण नहीं है। आगे चलते हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? आपको बताना है। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? पहला ऑप्शन है कविता एक निश्चित अर्थ होता है, दूसरा है कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तीसरा है कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, चौथा है कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो आपको आंसर करना है कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को इनमें से सर्वाधिक महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? इनमें से आपको ये बताना है। आप हिंदी भाषा के शिक्षक हो तो आपके लिए इन ऑप्शनों में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होने वाला है? पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी, दूसरा है भाषा कौशलों का ज्ञान, तीसरा है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, चौथा है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। तो बताइए, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से क्या होने वाला है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? व्याकरणिक नियमों की जानकारी, ये इसका सही आंसर